आज की कहानी में अब देखेंगे कि जब अल्लाह मेहरबान होता है तो वो किस तरह लोगों की होशियारियों के बावजूद अपने बंदों पर रहमतें बरसाता है। ये कहानी है 9वीं सदी की, जब एक बादशाह जो अपनी बादशाहत, शान व शौकत और बेपनाह दौलत के बावजूद जिंदगी में एक कमी महसूस करता था। वो कमी थी एक वारिस की। इसके आलीशान मोहल्लों में जवाहरात की चमक थी, लश्करों की ताकत थी और खजाने सोने से भरे पड़े थे, मगर एक ऐसी चीज जिसके बगैर वो खुद को नामुकम्मल समझता था, वो थी इसकी अपनी औलाद। वो तख्त व ताज का मालिक तो था, लेकिन जब भी वो अपनी वसी सल्तनत पर नजर डालता, इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती। वो सोचता, ये सब कुछ मेरे बाद किसके हवाले होगा। यही सोचें उसे रातों को सोने नहीं देती थी। उसने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की, मगर किस्मत ने इसके नसीब में औलाद नहीं लिखी थी। दरबार में मौजूद वज़रा और मुशीर भी जानते थे कि बादशाह अपनी बेऔलादी के गम में दिन बदन अफसरदा होता जा रहा है। वक्त गुजरता गया और बादशाह की बेकरारी बढ़ती चली गई। उसने सल्तनत के बड़े दरवेशों, आलिमों और फकीरों से रुजू किया। वो किसी न किसी उम्मीद के सहारे जिंदगी गुजार रहा था, मगर जब कई साल गुजर गए और कुछ हासिल न हुआ तो बादशाह की परेशानी मायूसी में बदलने लगी। वो दरबार में बैठा था जब उसके दरबारियों में से एक ने सरगोशी की, बादशाह सलामत, सल्तनत में एक मशहूर जादूगर रहता है जो इल्म नजूम में माहिर है। कहा जाता है कि वो इंसान की किस्मत के राज जानता है। शायद वो आपके मसले का हल निकाल सके। जादूगर, क्या वाकई कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो किस्मत को बदलने का इल्म रखता हो? क्या वाकई इसके पास ऐसा तरीका होगा जिससे वो बाप बन सकता है? ये ख्याल बादशाह के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनकर जागा और वो फौरन इस जादूगर को अपने दरबार में बुलाने का हुक्म दे देता है। बादशाह के दरबार में एक दिन धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। हर तरफ सुकून था, लेकिन जैसे ही एक दुबला पतला, लंबे बालों वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ, फिजा में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। वो जादूगर था, वही जादूगर जिसका चर्चा सल्तनत में आम था। कहा जाता था कि वो इल्म नजूम, अमलियात और सिहर के पेचीदा रमूज जानता है। लोग इससे खौफ खाते थे। बादशाह ने जब उसे दरबार में बुलाया तो वो इंतहाई अदब से झक गया। बादशाह ने सवाल किया, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं बेऔलादा हूं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इल्म है जो मेरी किस्मत बदल सके? जादूगर ने आहिस्ता से मुस्कुराया, फिर लंबी सांस ली, जैसे किसी पेचीदा मामले पर गौर कर रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, बादशाह सलामत, मेरे इल्म के मुताबिक अब की किस्मत में औलाद जरूर लिखी है। बादशाह की आंखें चमक उठीं। जादूगर ने लम्हा भर के लिए तवक्कुफ किया, जैसे ड्रामाई असर डाल रहा हो, फिर बोला, अब को एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो जवान हो, खूबसूरत हो और सबसे बढ़कर 18 साल की हो। अगर आपने ऐसी लड़की से शादी की तो आपके यहां जरूर औलाद पैदा होगी। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। बादशाह के लिए ये कोई मसला नहीं था। इसके पास दौलत थी, इक्तदार था, और अगर ये एक तरीका था जिससे वो औलाद हासिल कर सकता था तो वो उसे आजमाने के लिए तैयार था। तुम्हें कैसे यकीन है कि ऐसा होगा? क्या तुम पहले भी किसी की किस्मत बदल चुके हो? जादूगर मुस्कुराया, बादशाह सलामत, मेरा इल्म कभी गलत साबित नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल इल्म के हुसूल में गुजारे हैं। मैंने सितारों की चाल पढ़ी है, अमलियात के राज समझे हैं, और मैं अब से वादा करता हूं कि अगर आपने मेरी बात मानी तो आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। बादशाह गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन इसके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। उसने सवाल किया, वो लड़की कौन है? कहां रहती है? जादूगर ने जरा सा झक कर कहा, बादशाह सलामत, वो लड़की अब के हमसाया इलाके में रहती है। एक गरीब बेवा औरत की बेटी है। इसका हसन लाजवाब है और उसकी तकदीर में शायद यही लिखा था कि वो बादशाह की मलिका बने। बादशाह ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। वो एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता था।
उसने फौरन दरबारियों को हुक्म दिया कि वो लड़की का पता करे। असल में वो गरीब लड़की कोई और नहीं बल्कि जादूगर की अपनी भांजी थी। जादूगर शदीद गुर्बत का शिकार था। इसकी बहन एक वीरान झोंपड़ी में रहती थी जहां दिन रात फाके होते थे। वो सोच रहा था, अगर मेरी भांजी बादशाह की मलिका बन जाए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। हम फाका मस्ती से निकलकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं। बादशाह बेवकूफ है और मैं इसे अपनी चालाकी से अपने जाल में फंसा सकता हूं। जब बादशाह ने जादूगर की चाल में आकर चौथी शादी कर ली और नेक मगर गरीब लड़की नीलम को अपनी मलिका बना लिया तो नीलम की जिंदगी अक्सर बदल गई। वो जिस झोंपड़ी में पिलकर जवान हुई थी वो किसी खंडर से कम न थी, मगर अब वो ऐसे महल में रहती थी जहां दीवारें सोने की बनी थीं, कालीन नर्म और रेशमी थे और हर कदम पर खादिम इसे सजदा करते थे। मगर नीलम का दिल हमेशा बेचैन रहता था। इसे अपने जादूगर मामों की चालाकी का अंदाजा था और वो जानती थी कि बादशाह की मोहब्बत सिर्फ एक मकसद के तहत थी। वो अपनी मां के साथ महल में आ तो गई थी, मगर दिल ही दिल में डरी हुई थी कि अगर उसे औलाद न हुई तो इसका अंजाम क्या होगा। नीलम के लिए बादशाह का महल बहुत वसी और दिलकश था, लेकिन एक रोज जब उसने महल के सारे कमरे देख लिए तो उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने बादशाह से कहा, शाही महल तो बहुत खूबसूरत है, मगर आपने एक बार जिक्र किया था कि आपका एक कदीम महल भी है जो शहर से दूर किसी वीराने में है। क्या मैं इसे देख सकती हूं? बादशाह ये सुनकर पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर मुस्कुराकर बोला, वो महल बहुत पुराना और वीरान है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन अगर तुम देखना चाहती हो तो कल मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ, बादशाह ने नीलम को साथ लिया और महल के बाहर मौजूद अपने खास घोड़े पर सवार होकर काफिले के हमरा इस कदीम महल की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंचे, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे जिनकी टहनियां अजीब अंदाज में झुकी हुई थीं, जैसे इनमें कोई पुरअसरार ताकत हो। महल वाकई किसी भूत बंगले की तरह नजर आ रहा था। वो लंबे दर व दीवार, गिर्द से अटे हुए जीने और दरवाजे जो हुआ के झोंकों से खुद ब खुद हल रहे थे। नीलम की निगाहें हर तरफ दौड़ रही थीं, लेकिन एक चीज ने इसकी तवज्जो सबसे ज्यादा खींच ली। वो एक मखसूस कमरा था जहां से हल्की सी तिलावत की आवाज आ रही थी। उसने बादशाह से सवाल किया, ये आवाज कहां से आ रही है? क्या यहां कोई रहता है? बादशाह ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर नरमी से जवाब दिया, हाँ, यहाँ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। वो बरसों से यहाँ इबादत में मशगूल हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते, न किसी से कोई बात करते हैं। वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हैं और मैं भी कभी कभार उनकी दुआएं लेने आता हूँ। नीलम की आंखों में तजस्सुस बढ़ गया। वो बादशाह के साथ इस कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खुला, इसने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा जो अपनी चटाई पर बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनकी आंखों में सुकून था, उनके होंठों पर जिक्र था और उनके हाथ में एक तस्बीह घूम रही थी। नीलम ने उनकी तरफ देखा तो दिल को एक अजीब राहत महसूस हुई। बुजुर्ग ने सर उठाया और मुस्कुराकर नीलम को देखा। बेटी, तुम यहां क्यों आई हो? नीलम ने जेजेका कर कहा, बस यूं ही महल देखने आई थी, मगर आपकी तिलावत की आवाज ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। बुजुर्ग ने सर हिलाया और गहरी नजरों से बादशाह की तरफ देखा। बादशाह सलामत, क्या आप जानते हैं कि इस महल के अर्द गिर्द किया है? बादशाह ने जरा सा चौंक कर जवाब दिया, यहां पुराने दरख्त हैं और बस। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, ये सिर्फ दरख्त नहीं, उनके नीचे एक दुनिया बसती है। यहां सांपों की बस्ती है और वो तुम्हें देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो तुमसे बात कर सकते हैं, जो शक्ल बदल सकते हैं और जो तुम्हारी दुनिया से ज्यादा पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। नीलम का रंग फक हो गया। बादशाह ने जरा घबरा कर कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बरसों से आ रहा हूं, कभी कोई सांप नजर नहीं आया। बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम उन्हें न देखो, मगर याद रखो वो हर चीज पर नजर रखते हैं।
अगर कोई नेक दिल हो तो वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर अगर कोई धोखा दे या झूठ बोले तो वो अपना बदला जरूर लेते हैं। नीलम ने बेइख्तियार दरख्तों की तरफ देखा। क्या वाकई यहां सांप बसते थे? क्या वो किसी न किसी तरह उनकी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी? एक अनजानी दहशत इसके दिल में बैठने लगी थी। ये वो लम्हा था जब नीलम की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और वो अभी इसका अंदाजा भी नहीं कर सकती थी। नीलम के महल में कदम रखने के बाद बादशाह को एक नई उम्मीद मिल गई थी, मगर वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदल गए, मगर नीलम की गोद हरी ना हुई। नीलम को भी अंदाजा था कि अगर उसने बादशाह को वारिस न दिया तो इसका अंजाम क्या होगा। वो इस हकीकत से वाकिफ थी कि बादशाह ने इससे मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि इसे एक वसीले के तौर पर देखा था, एक ऐसा जरिया जो उसे औलाद दे सकता था। वो अपनी माँ के साथ महल में रह रही थी, मगर इसका दिल हमेशा धड़कता रहता था कि अगर बादशाह का गुस्सा हद से बढ़ गया तो उसकी और उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता है। उधर जादूगर भी बेचैन होने लगा था। उसने अपनी चालाकी से नीलम को बादशाह की मलिका तो बनवा दिया था, मगर अगर बादशाह को एहसास हो जाता कि नीलम के बतन से कोई वारिस पैदा नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो सकता था। वो अपनी बहन के साथ महल में आराम की जिंदगी गुजार रहा था, मगर ये सुकून ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता था। आखिर एक दिन बादशाह का सब्र जवाब दे गया। उसने महल में जादूगर को बिला भेजा, और जब वो दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह की आंखों में फिर से वही बेचैनी थी। तुमने कहा था कि नीलम से मुझे वारिस मिलेगा, मगर 2 साल हो गए और अब तक कुछ नहीं हुआ। बादशाह की आवाज में गुस्सा था, और दरबार में मौजूद हर शख्स जानता था कि जब बादशाह गुस्से में होता है तो कोई भी इसके कहर से नहीं बच सकता। जादूगर ने जल्दी से जमीन पर झुककर कहा, बादशाह सलामत। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, मगर आपने हमेशा मेरी पेश गोइयों पर यकीन किया है। क्या आप इतनी जल्दी भूल गए कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपको वारिस मिलेगा, मगर वक्त का इंतजार करना होगा। बादशाह ने तेज नजरों से उसे देखा। कितना इंतजार? मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। जादूगर ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मुझे एक और पेशगोई मालूम हुई है। आपका वारिस जरूर पैदा होगा, मगर उसके बारे में एक बहुत बड़ा राज है। अगर ये राज तोड़ा गया तो आपका बेटा पत्थर का सुतून बन जाएगा। बादशाह चौंक गया। कैसा राज? जादूगर ने कहा, यह हुक्म है कि पैदा होने वाले बच्चे को 19 साल तक किसी गैर की नजर ना लगे। सिर्फ उसकी माँ और नानी उसे देख सकती है। अगर किसी और ने उसे देख लिया तो वो हमेशा के लिए पत्थर का बुत जाएगा। ये सुनकर कुछ लोग हैरान थे, कुछ खौफजदा, मगर बादशाह के चेहरे पर एक नया रंग आ गया था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, अगर ये सच है तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं एक अलग महल बनवा दूंगा जहां मेरा बेटा छप कर रहेगा और कोई भी उसे नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जादूगर ने बादशाह को एक और झूठ में फंसा दिया था, और अब वो मजीद कई साल तक अपनी बहन के साथ बादशाह की दौलत से फायदा उठा सकता था। जादूगर की नई चाल ने बादशाह को एक बार फिर उम्मीद की झूठी रोशनी दे दी थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि महल से बहुत दूर एक खुफिया और आलीशान महल तामीर किया जाए, जहां इसके मुस्तकबिल के वारिस की परवरिश हो। ये महल सबकी नजरों से पोशीदा होगा, और वहां सिर्फ नीलम और उसकी मां को रहने की इजाजत दी जाएगी। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि अगर कोई भी इस महल के करीब जाने की कोशिश करे तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। पूरे मुल्क में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बादशाह को जल्द ही वारिस मिलने वाला है। हर गली में जश्न मनाया जाने लगा और दरबार में बड़ी बड़ी दावतें होने लगे। बादशाह खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश वो जादूगर था जिसकी चाल कामयाब हो गई थी। वो अपनी बहन के साथ मिलकर हर रोज बादशाह की दौलत से मजीद ऐशो इशरत कर रहा था। मगर एक सवाल बाकी था, अगर नीलम मां नहीं बनी तो बादशाह को वारिस कैसे मिलेगा? जादूगर ने अपनी बहन को एक दिन बुलाया और सरगोशी में कहा, हमने बादशाह को यकीन दिलाया है कि इसका बेटा पैदा हो चुका है।
मगर अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये झूठ हकीकत लगने लगे। जादूगर की बहन खौफजदा हो गई, मगर भाई, अगर हमारा राज खुल गया तो बादशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जादूगर मक्कारी से हंसा, यही तो कमाल है। हमारा राज कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि सच्चाई किसी को मालूम ही ना हो। वो सांप जो महल के दरख्तों के नीचे रहते थे, सब कुछ देख रहे थे, और उनमें से एक ऐसा था जो इस झूठ को हमेशा के लिए बेनकाब करने वाला था। उधर पुराने महल के दरख्तों के नीचे रहने वाले सांप सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि इंसानों के महल में क्या चल रहा है, किसने क्या चालाकी की है और किसके दिल में क्या इरादा छुपा है। इनमें एक खास सांप भी था जो दूसरों से मुख्तलिफ था। वो आम सांपों की तरह सिर्फ रेंगने वाला जहरीला नाग नहीं था, क्योंकि इस सांप की उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी थी और अब वो अपनी मर्जी से इंसानी शक्ल भी इख्तियार कर सकता था। यही सांप एक दिन दरख्त की शाख पर बैठा था जब इसने बादशाह और बुजुर्ग की बातें सुनी। बुजुर्ग ने बादशाह को मशवरा दिया था कि अगर वो अपने बेटे के लिए किसी लड़की का इंतखाब करे तो वो एक नेक, हाफिज कुरान और परहेजगार लड़की होनी चाहिए। ये सुनते ही सांप की आंखों में चमक आ गई। वो जानता था कि बादशाह की हकीकत क्या है, और वो ये भी जानता था कि शहजादा नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। उसने सोचा, ये धोखा ज्यादा दिन नहीं चल सकता, कोई ना कोई हकीकत जरूर खोल देगा। इधर जादूगर और उसकी बहन अपने नए मंसूबे पर काम कर रहे थे। 19 साल मुकम्मल होने को आए थे और बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि उसके बेटे की शादी एक हाफिज कुरान लड़की से कर दी जाएगी। शहजादे की शादी के लिए बादशाह ने एक नेक और हाफिज कुरान लड़की भी तलाश कर ली थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका बाप मर चुका था और वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। जब उसकी माँ से बात की गई कि बादशाह उसकी बेटी का रिश्ता शहजादे से करना चाहता है तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई और हर तरफ खुशी का समा था। मगर जादूगर और उसकी बहन परेशान थे, क्योंकि उनके पास असल में कोई शहजादा नहीं था। वो जानते थे कि अगर बारात निकली और हकीकत सामने आ गई तो उनकी चालाकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जादूगर ने एक नया मंसूबा बनाया। उसने अपनी बहन से कहा, हम बारात में एक बात रखेंगे। रात के अंधेरे में कोई इसे गौर से नहीं देखेगा और हम सुबह सबको यही बताएंगे कि किसी ने गलती से शहजादे को देख लिया, जिसकी वजह से वो पत्थर का बन गया। बारात की तैयारियां हो गईं। आलीशान घोड़े, हाथी, रोशनियों से जगमगाता काफिला और शान व शौकत से भरपूर बारात जब महल से रवाना हुई तो हर तरफ खुशियों की गूंज थी। सब यही समझ रहे थे कि बादशाह का हकीकी वारिस अपनी नई दुल्हन को लेने जा रहा है। मगर किसी को मालूम नहीं था कि पालकी में शहजादा नहीं बल्कि बात रखा गया था। मगर वो सांप जो हर चीज पर नजर रखे हुए था, इस रात खामोश न रह सका। जब बारात एक मखसूस मकाम पर पहुंची जहां कुछ देर के लिए क़याम होना था, तो वो सांप खामोशी से एक दरख्त से उतरा और पालकी के करीब पहुंचा। वो जानता था कि अगर इस वक्त कोई कदम न उठाया गया तो सुबह होते ही जादूगर की साजिश कामयाब हो जाएगी और बादशाह हमेशा धोखे में रहेगा। सांप ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और देखते ही देखते वो एक नौजवान इंसान की शक्ल में तब्दील हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे बादशाह के शहजादे को होना चाहिए था। इसके चेहरे पर वकार था, इसकी आंखों में चमक थी और वो बिल्कुल किसी शाही खानदान के फर्द की तरह लग रहा था। चंद लम्हों में उसने बात को पालकी से निकाला और उसे करीबी जंगल में दफन कर दिया। अब पालकी में जो शख्स बैठा था वो हकीकत में एक सांप था जो इस पूरे खेल का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह जब बारात मंजिल पर पहुंची तो जादूगर और उसकी बहन ने जल्दी से पालकी की तरफ देखा। जैसे ही उन्होंने पालकी का पर्दा उठाया, उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक हकीकी शहजादा मौजूद था जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। जादूगर के चेहरे का रंग ही बदल गया। ये क्या हो गया? उसका मंसूबा कैसे नाकाम हो गया? बात कहां गया? और ये लड़का कौन है? मगर अब कुछ नहीं हो सकता था।
सब लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि बादशाह का बेटा अपनी दुल्हन लेने आया है। जादूगर के जहन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। अगर यह लड़का सच में बादशाह का बेटा नहीं था तो फिर ये कौन था? और सबसे बढ़कर इसकी आंखों में इतना एतमाद क्यों था? डर के मारे जादूगर ने अपनी बहन और अपनी भांजी को साथ लिया और वहां से कहीं दूर के इलाके को भाग गया। जब वो दुल्हन को लेकर वापस महल पहुंचा तो बादशाह का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने अपने बेटे को गले लगाया, इसका माथा चूमा और अपनी आंखों में छुपे आंसू साफ किए। मेरे बेटे, तुम्हें देखने के लिए मैंने 19 साल इंतजार किया है। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं। सांप, जो अब इंसान था, खामोशी से बादशाह की बातें सुनता रहा। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। ये बादशाह इससे बेहद मोहब्बत कर रहा था, हालांकि वो इसका हकीकी बेटा नहीं था। क्या उसे अपनी हकीकत बता देनी चाहिए? क्या उसे सच बोल देना चाहिए कि वो इंसान नहीं बल्कि एक सांप है जो इंसान की शक्ल में आया है? मगर फिर इसके दिल में एक और ख्याल आया, अगर उसने सच बोल दिया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपनी नई जिंदगी को अपनाने लगा। बादशाह ने इसके लिए एक शानदार महल बनवाया जहां वो अपनी नई दुल्हन के साथ रहने लगा। हर चीज उसके लिए नई थी। अब नर्म बिस्तरे, खुशबू बखेरते हुए बागात, सोने चांदी के बर्तनों में खाना और हजारों गुलाम उसकी खिदमत के लिए हाजिर। वो सब कुछ भूलने लगा, अपनी सांपों वाली जिंदगी, अपने जंगल के दरख्त और यहां तक कि वो नागन जो किसी जमाने में इसकी बीवी थी। महल में जश्न चल रहा था, मगर पुराने महल के दरख्तों के नीचे एक और कहानी पिल रही थी। वो नागन जो उसकी पहली बीवी थी, अपनी बस्ती में बेचैनी से पहलू बदल रही थी। वो महसूस कर रही थी कि कुछ गलत हो चुका है। वो जानती थी कि इसका शौहर कई दिनों से वापस नहीं आया। पहले तो इसने सोचा कि वो किसी जरूरी काम में मसरूफ होगा, मगर जब हफ्ते गुजरने लगे और उसका शौहर वापस न आया तो उसे यकीन हो गया कि कुछ गलत जरूर हुआ। रात की तारीकी में महल के दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। वो खामोशी से बगैर किसी को खबर दिए अंदर दाखिल हो चुका था। सिपाहियों की नजरें शायद दरवाजों पर थीं, मगर वो ये देखने से कासिर थे कि उनके कदमों तले एक जहरीला नाग अपनी दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में दाखिल हो चुका था। ये कोई आम नाग नहीं था, ये वही नागन थी जो अपनी मोहब्बत को वापस लाने आई थी। नागन ने महल के अंदर कदम रखा और हर तरफ निगाह दौड़ाई। वो जानती थी कि यहाँ कोई उसे खुश आमदीद नहीं कहेगा। वो ये भी जानती थी कि अगर किसी ने इसे पहचान लिया तो वो फौरन खतरे में आ जाएगी, मगर वो अपनी परवाह नहीं कर रही थी। इधर महल में रोशनियों का समंदर था। जश्न का समा था क्योंकि बादशाह का वो बेटा अपनी नई जिंदगी गुजार रहा था। नागन ने खुद को छुपाते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। वो धीरे धीरे चल रही थी, दीवारों के साथ लगकर, ताकि कोई उसे ना देख सके। मगर जैसे ही वो एक खिले दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक एक सिपाही की नजर इस पर पड़ गई। सांप, सिपाही ने चलाकर कहा। ये सुनते ही शोर मच गया। सिपाहियों ने फौरन अपने नेज़े और तलवारें निकाल ले। वो नहीं जानते थे कि ये कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक थी जिसका दिल इंसानों से ज्यादा नर्म था। इसे जिंदा ना छोड़ो, किसी ने चिल्ला कर कहा, और अगले ही लम्हे तलवारें हरकत में आ चुकी थीं। नागन हक्का बका रह गई। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी असलियत जाहिर की तो शायद शहजादे का राज भी खुल जाएगा, मगर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। नागन जमीन पर गिर चुकी थी। इसकी जर्द आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। इसका सांस धीरे धीरे टूट रहा था और फिर खामोशी छा गई। इसी वक्त महल के सबसे बुलंद कमरे में शहजादा खड़ा खिड़की से नीचे का मंजर देख रहा था। जैसे ही इसकी नजर जमीन पर पड़ी, इसका पूरा वजूद लरज गया। वो जानता था कि ये कौन थी। ये वही नागन थी जिसने इससे मोहब्बत की थी, जिसने इसे अपनी दुनिया में रहने का हक दिया था, जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। और आज वो इसके महल में, इसके सामने,
इंसानों के हाथों मार दी गई थी। शहजादे के दिल में एक जोरदार तूफान उठा। वो चीखना चाहता था, वो सबको बताना चाहता था कि ये सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि इसकी पहली बीवी थी, मगर वो कुछ नहीं कह सकता था। वो चुपचाप खड़ा रहा। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मगर ये गम इतना आसानी से दबने वाला नहीं था। शहजादा तेजी से अपने कमरे से निकला और बगैर किसी को खबर दिए महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके कदम बेइख्तियार पुराने महल की तरफ बढ़ रहे थे। वो जानता था कि इसके सवालों का जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता था, वही अल्लाह वाले बुजुर्ग जो बरसों से महल के वीरान हिस्से में इबादत करते थे। जब शहजादा पुराने महल में पहुंचा तो बुजुर्ग हमेशा की तरह चटाई पर बैठे हुए थे, तस्बीह पढ़ रहे थे और खामोशी से जिक्र कर रहे थे। जैसे ही शहजादा उनके करीब पहुंचा, इसका जब्त टूट गया। बाबा, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं किससे अपनी हकीकत कहूं? बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोली और शहजादे को देखा। बेटा, जो हुआ वो मुकद्दर में लिखा था, मगर अब सवाल यह है कि तुम इस सच्चाई को कैसे कबूल करोगे? शहजादा खामोश खड़ा था। इसके दिल में गम की एक शदीद लहर दौड़ रही थी। वो जान चुका था कि जो होना था वो हो चुका। नागन मर चुकी थी और अब कुछ भी उसे वापस नहीं ला सकता था। वो अपनी हकीकत को भी नहीं बदल सकता था, मगर एक फैसला जरूर ले सकता था। वो बुजुर्ग की तरफ मुड़ा और आहिस्ता से कहा, बाबा, जो माजी में हुआ मैं इसे बदल नहीं सकता, मगर मैं अपने हाल और मुस्तकबिल का फैसला कर सकता हूं। अब मैं कभी अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं लूटूंगा। मैं हमेशा के लिए बादशाह का बेटा बनकर रहूंगा, एक इंसान की तरह जीऊंगा और अपने माजी को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने सच्चाई को कबूल कर लिया, यही सबसे बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए। ये कहते ही उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब दुआ मुकम्मल हुई तो एक अजीब सुकून उसके दिल में उतर आया। वो अब कभी भी दोबारा सांप में तब्दील नहीं हो सकता था। अल्लाह वाले बुजुर्ग की दुआ ने इसे मुकम्मल इंसान बना दिया था। शहजादा मुस्कुरा दिया, बुजुर्ग के हाथ चूमे और फिर मजबूत कदमों के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो गया। वो जानता था कि अब इसके आगे एक नई जिंदगी, एक नई कहानी और एक नया सफर था, और इस बार ये सफर बगैर किसी धोखे के, बगैर किसी खौफ के, सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत के साथ तय होना था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।